अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर की लैब नंबर 7 और जो टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करेंगे वो है इंसर्शन एंड डिलीशन इन स्टैक विच इज सेम एज पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। ठीक है, और इसके अलावा हम एक रिकर्जन से एक एग्जांपल भी कवर करेंगे जो कि है टावर ऑफ हैनॉय। ठीक, तो हमारे पास आज लैब में दो टॉपिक्स हैं स्टैक से रिलेटेड, पुश एंड पॉप ऑपरेशंस बेसिक यानी कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन एंड कहना चाहिए कि रिकर्जन की एग्जांपल। सब टॉपिक है हमारे पास टावर ऑफ एनर्जी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैक क्या है? ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि स्टैक हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एरे की ही एक कहना चाहिए कि कंस्ट्रेंट फॉर्म है। एरे से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर या फंक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ये होता है कि जो एलिमेंट इस स्टैक के अंदर पहले इंसर्ट किया जाता है वो लास्ट में रिट्रीव होता है, और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया जाता है वो सबसे पहले रिट्रीव हो जाता है। और इस स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन आप हमेशा एक ही एंड से करते हैं और उस एंड को कहा जाता है टॉप ऑफ द स्टैक। इसमें आप इंसर्शन किसी भी रैंडम लोकेशन से नहीं कर सकते। इंसर्शन हमेशा एक ही तरफ से होती है और वो इंडेक्स कहलाती है टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, यानी टॉप एक मार्कर है जो पॉइंट कर रहा होता है हमेशा उस इंडेक्स को जहाँ पे आपने एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, और डिलीशन या पॉप ऑपरेशन भी आपका उसी इंडेक्स से होता है जहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, तो इसकी थ्योरी में मज़ीद मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, ऑलरेडी लेक्चर में ये कवर हो चुका है। तो अगर फिर भी किसी को स्टैक के ऑपरेशन या बेसिक प्रिंसिपल में कोई परेशानी हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है, तो आप लोग उसे दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट चलता हूँ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ, हैंड्स ऑन की तरफ। तो लैब में हमें इंसर्शन का ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है जो हमने देखा था, जिसमें हमने एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी पॉप पुश कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो स्टैक के अंदर, तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की कंडीशन ये थी कि स्टैक ऑलरेडी फुल है और आप उसमें मजीद एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करें, तो ओवरफ्लो आ जाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है। तो इसमें दो केसेस है, हमारे पास इफ एल्स लगा हुआ है कि एक चीज़ तो ओवरफ्लो चेक करिए, और अगर ओवरफ्लो नहीं है तो नॉर्मल इंसर्शन हो जाएगी। और इंसर्शन कैसे होती है कि टॉप को मैं पहले इंक्रीमेंट करता हूँ, टॉप मार्कर को, और फिर सिंपली क्या करता हूँ उस पोजीशन पे जाके एलिमेंट को इंसर्ट कर देता हूँ। सिमिलरली हमारे पास पॉप का फंक्शन था। पॉप के फंक्शन में भी हमारे पास इफ एल्स मौजूद है, और इसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि स्पेशल केस है जिसे कहा जाता है अंडरफ्लो। यानी अगर आपका स्टैक एम्प्टी है और आप उसमें से मजीद एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश करें तो आ जाता है अंडरफ्लो। ठीक है, तो अंडरफ्लो का केस भी हमने यहाँ पे कैटर करना है। और अगर अंडरफ्लो नहीं है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, टॉप से एलिमेंट को रिमूव करता हूँ एंड देन टॉप को डिक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस में फ़र्क है। इंसर्शन के वक्त ऑपरेशन में टॉप पहले इंक्रीमेंट होता है, जबकि डिलीशन या पॉप में बाद में डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैंपल कोड मौजूद है, हम इसी कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे पुश का फंक्शन गिवन नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन गिवन है कि पुश के फंक्शन ने दो चीज़ें, दो पैरामीटर्स इनपुट लेने, एक तो है डेटा ये जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और इंटीजर टाइप का है तो इसका मतलब है स्टैक मेरी बेसिकली इंटीजर टाइप की है। और दूसरी चीज़ है मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर लिया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि ऐसी बात है, स्टैक बनाना है तो मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक लीनियर एरे होगा और एक टॉप का मेरे पास जो पॉइंटर या मार्कर, पॉइंटर नहीं मार्कर है, उसे हम यूज़ करेंगे। तो दो चीज़ें पुश को पास होंगी। ठीक है, डेटा और स्टैक की रेफरेंस। स्टैक की रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहे हैं, यानी पॉइंटर पास कर रहे हैं, स्टैक पूरा पास नहीं कर रहे। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉइंटर पास करने में हमारे पास मेमोरी का बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर मैं पूरा का स्टैक पास कर देता तो उसकी एक और कॉपी क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, और स्पेस जो है एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता, कॉपी भी बनती तो वो स्टैक जितना स्पेस ले लेती। तो मोर ऑन दैट इन कोड, जब हम कोड पे आते हैं तो मैं मोर इस पे बात करूंगा कि क्यों हम रेफरेंस पास करें। सिमिलरली पॉप का फंक्शन है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ गिवन नहीं है,
और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैक पास करना है, टॉप ग्लोबल है वो ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर देगा। ट्रेवर्सिंग का मतलब यह है कि स्टैक में जितने भी एलिमेंट हैं उनको प्रिंट कराना, यानी इट्स काइंड ऑफ अ डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, ट्रेवर्स करने का मतलब वैसे इन जनरल होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करना, ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करना। अब एक्सेस करके मैं प्रिंट करा दूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप एक्सेस करते वक्त यहाँ पे फिलहाल प्रिंट कराएंगे तो इट्स काइंड ऑफ अ डिस्प्ले फंक्शन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन दिया हुआ है और ये बिल्कुल वैसे ही मेन्यू टाइप मेन फंक्शन है जैसे हम प्रीवियसली करते आए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी बातें हाईलाइट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम कोडिंग पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चॉइस का वेरिएबल है जो वही डिसाइड कराएगा कि भाई आप क्या एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने यूजर से पूछा हुआ है चॉइस, तो यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ और इसको स्विच का इनपुट बनाता हूँ। डू वाइल लूप यूज करी हुई रिपीटेटिव मेन्यू बनाने के लिए कि बार बार ये काम किया जा सके। और उसके अलावा सी एच और सी दो करेक्टर हैं, इनका क्या काम है आगे देख लेते हैं। और ये आइटम वो आइटम जिसमें या तो अगर मैं पॉप करूंगा तो डेटा रिटर्न होकर आएगा, या फिर अगर मैं पुश करूंगा तो इसमें डेटा जो है इनपुट लेकर इंसर्ट किया जाएगा। देन उसके बाद मैंने स्टैक टाइप के दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल। और फिर मैंने नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस जो है असाइन कर दिया पॉइंटर को। और उस पॉइंटर को, चूंकि अब ये पी एस इज अ पॉइंटर, तो डॉट नोटेशन यूज नहीं होगी, एरो नोटेशन यूज होगी। और उसकी टॉप वैल्यू को मैंने कर दिया इनिशियली -1, क्योंकि इनिशियली मेरे पास स्टैक एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है, तो उसकी टॉप की वैल्यू इस वक्त -1 है। देन उसके बाद वही मेरा मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। और मेन्यू में मैं बार बार यूजर से पूछूंगा कि आप एंटर प्रेस 1 करें फॉर पुश, 2 प्रेस करें फॉर पॉप, 3 प्रेस करें फॉर ट्रेवर्स, एंड फाइनली आप सिर्फ आपको मैसेज मिल रहा होगा एंटर योर चॉइस जो भी। और उसके बाद केसेस हैं। केस 1 की अगर बात कर लें, जो भी यूजर प्रेस करेगा डिपेंडिंग कि 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, तो अगर तो यूजर ने प्रेस किया 1 तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, जिसका कोड है सिर्फ ये कि मैं यूजर से एक एलिमेंट लूंगा, स्कैन करूंगा आइटम के अंदर और पुश का फंक्शन कॉल कर दूंगा। और पुश के फंक्शन को देखें, वही दो चीजें पास हो रही है, एक इंटीजर वैल्यू और एक पॉइंटर टू द स्टैक। और अगर मैं पॉप का फंक्शन कॉल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली पॉप का फंक्शन कॉल होगा, उससे एक डेटा पॉप होकर आएगा, उस डेटा को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगा कि ये एलिमेंट स्टैक से डिलीट हो चुका है। और तीसरे में सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, ट्रेवर्स का फंक्शन कॉल कर, दैट्स इट। और फिर उसके बाद अगर डिफॉल्ट केस में मैंने मैसेज दे दिया कि इसके अलावा कुछ भी एंटर होगा, तो आप कह देंगे इनवैलिड इनपुट या एंटर रॉन्ग, एंटर जो भी आपने किया है वो गलत है। और फिर उसके बाद यूजर को एक मैसेज दे दूंगा कि अगर आपसे क्विट करना चाहते हैं तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू आप एंटर करें। और फिर यहाँ पे सी में मैंने इसको इनपुट लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे सी में इनपुट लिया गया है और यहाँ पे सी एच चेक हो रहा है, तो ये मिस्टेक है। दोनों जगह, सब जगह सी एच ही आएगा। ठीक है, सी एच सी एच सी एच, सी एच में इनपुट ले रहा हूँ तो सी एच में ही चेक करूंगा। तो ये है मिस्टेक, ये था यूज सी एच और सी का, सिर्फ एक ही का इस्तेमाल है। आप सी एच यूज कर लें या सी, तीनों जगह एक ही चीज आएगी। और मैं चेक कर रहा हूँ कि सी एच की वैल्यू कैपिटल क्यू हो या स्मॉल क्यू हो, तो इस सूरत में मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए इस कंडीशन को मैंने नीचे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया, क्योंकि अगर नॉट ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा तो इस पे लूप चलती रहेगी। मुझे इस कंडीशन पे लूप रोकनी है, तो मैंने इस पे नॉट लगा दिया। एंड दैट्स इट, मेन फंक्शन हमारा एंड हो गया। ठीक है, मेन फंक्शन बिल्कुल वही मेन्यू है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं जो हमने प्रीवियसली किया था एरे में। तो हम भी कोशिश यही करेंगे, मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि हम उसी कोड को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें। और असल चीज़ जो हमारी क्या है कि इस स्टैक के पुश एंड पॉप के मेथड को इम्प्लीमेंट करना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं मेन फंक्शन, और फिर उसके बाद हम एक्चुअली पुश और पॉप की लॉजिक पर चलेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और विंडो को मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ ताकि, अच्छा कोड यहाँ पर हमारे पास ओपन है तो इसी में ओपन कर लेता हूँ यही फोल्डर इन एडिटर। और इसमें हम कर लेते हैं साइड बाय साइड विंडो। ठीक है, साइड बाय साइड विंडोज आ गई हमारे पास। और हमारे पास आज है लैब नंबर 7। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर, लैब
7। ठीक है, लैब 7 में मुझे क्या चाहिए, हमने लास्ट टाइम जो एरे की लैब की थी वो की थी लैब नंबर 4 में। तो मैं कोशिश करता हूँ यही फाइल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते हैं, 7 में आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इस फाइल को पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी टेस्ट की फाइल चाहिए लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे स्टैक के स्पेस से। ये हो गया जी। अब थोड़ा सा इस कोड को मैं सामने रख लेता हूँ ताकि मैं इसको एग्जैक्टली ऐसा बना सकूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे stdio तो डेफिनेटली चाहिए, array.h नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। मेन फंक्शन में क्या है मेरे पास, ये सब एलिमेंट्स नहीं है मेरे पास, क्या चीज़ें हैं मैं वो लिख लेता हूँ। मेरे पास एक है int आपका आइटम है, ठीक है, जिसे मैं आगे चल के डेटा इनपुट लूँगा। और एक मुझे बस चाहिए कैरेक्टर ch ले लेता हूँ, वही काफ़ी है, चॉइस कर लूँ ch कर लूँ, मैं इसको ही रीयूज़ कर लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस एक ही में काम चला लूँगा। कैरेक्टर चॉइस कर लें या ch कर लें। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मुझे अभी चाहिए स्टैक। स्टैक तो मैंने इम्प्लीमेंट किया नहीं है, तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्टैक वाली लाइन नहीं लिख। तो स्टैक से रिलेटेड ये जो तीनों लाइनें हैं मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, लेंथ ऑफ द एरे और ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ये फिक्स होगी। स्टैक का साइज़ इनिशियली कैसे फिक्स होगा तो हम इस पे बात में आते हैं। यहाँ आ जाते हैं, यूज़र को वही ऑप्शन दे रहे हैं इंसर्शन डिलीशन सर्च, तो मैं इस मेन्यू को चेंज कर देता हूँ। यहाँ मेन्यू में मेरे पास क्या है, नंबर 1 फॉर के लिए है, पुश के लिए है, नंबर 2 है मेरे पास पॉप के लिए है, और नंबर 3 मेरे पास है ट्रेवर्स। ठीक है, ट्रेवर्स। और फोर्थ मेरे पास मेन्यू में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ें मेरे पास। और ये मेरे पास सी एच में इनपुट आ गए, सी एच यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। स्कैन एफ कर सकता हूँ, मैं गेट सी एच भी कर सकता हूँ, मैंने आपको ये बात बताई थी। तो यहाँ पे हमने कर लिया स्कैन एफ और सी एच में आ गई चॉइस। सी एच में चॉइस आ गई, तो उसके बाद मुझे यूज़र से पूछना है कि भाई एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। ठीक है, ये एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन अभी इसको किस में सेव करना है, मुझे आइटम में सेव करना है। मेरे पास एलिमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं, आइटम में आ गया। और उसके बाद मुझे फंक्शन कॉल कर देना है। कौन सा फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, पुश का फंक्शन कॉल होगा। तो पुश का फंक्शन है, पुश के फंक्शन में क्या चीज़ें जा रही हैं, एक मेरे पास वेरिएबल होगा, अभी इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अभी हम इसे क्रिएट कर लेंगे ps, और मैं इसे पास कर दूंगा आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, मेरे पास जो भी एलिमेंट होगा वो इसमें जाके पुश होगा। केस 2 आता है, अगर पॉप है तो पॉप के लिए मुझे कोई लोकेशन पूछने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करना है, आइटम इक्वल्स टू पॉप करना है और फिर उसके बाद डिस्प्ले करा देना। तो मैं लिख लेता हूँ आइटम इक्वल्स टू पॉप का फंक्शन, और उसमें क्या करते हैं, मैं स्टैक का एलिमेंट ही पास कर देता हूँ, यहाँ से एलिमेंट पॉप होकर इसमें आ जाएगा, और उसके बाद सिंपली मुझे डिस्प्ले कराना है कि डिलीटेड एलिमेंट इज ये, तो एलिमेंट परसेंट टी इज हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, मैसेज वही है, बस यहाँ पे क्या होगा, आइटम लिखा जाएगा। ये आ गया। और इसके बाद ट्रेवर्सिंग का केस जो था वो है, ट्रेवर्सिंग में सिर्फ मुझे क्या करना है, ट्रेवर्स के फंक्शन को कॉल कर देना है। ठीक है, और फिर डिफॉल्ट केस में बता देना है कि कुछ नहीं। तो केस 3 में सिर्फ मुझे ट्रेवर्स का फंक्शन कॉल करना है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ ट्रेवर्स का फंक्शन, और ट्रेवर्स के फंक्शन को मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना स्टैक पास करना है। केस 4 यहाँ पर नहीं है, केस 4 मैंने यहाँ से हटा दिया। केस 4 को चलिए हटा ही देते, और डिफॉल्ट केस में मैंने कह दिया इनवैलिड चॉइस। ठीक है, और इसके बाद वही यूज़र को मैसेज दे दिया कि भाई आप एंटर करें। अच्छा, यहाँ पे एन कहा हुआ था, आप क्यों कह दें, कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो चले मैं कह देता हूँ आप एंटर करें क्यू और क्यू टू क्विट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन अपने मॉडिफाई करनी पड़ेगी,
और कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी कि अगर यूजर ने कैपिटल क्यू एंटर किया हो, इक्वल होना चाहिए, मैं इक्वल की बात कर, कैपिटल क्यू एंटर किया हो या यूजर ने क्या एंटर किया हो, स्मॉल क्यू एंटर किया हो, ठीक है, या यूजर ने स्मॉल क्यू एंटर किया हो, दोनों सूरतों में क्विट करना है मुझे। तो क्विट करना है तो इन दोनों कंडीशनों को मैंने रैप किया और इनको कर दिया मैंने ब्रैकेट और यहाँ पे लगा दिया नॉट आउट। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन तो कंप्लीट कर लिया है। अब मेन फंक्शन में क्या क्या मिसिंग है, मेन फंक्शन में ये मिसिंग है कि ट्रेवर्स का फंक्शन कहाँ है, पॉप का फंक्शन क्या है, पुश का फंक्शन कहाँ है। तो इस सब चीज़ों को मैं चाहूँ तो इस फाइल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या मैं चाहूँ तो इसको एक सेपरेट फाइल में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने कहा था कि कोड को क्लीन रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट फाइल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एरे को भी हमने सेपरेट में इंसर्ट और डिलीशन किया था, तो हम इसके पुश और पॉप को भी सेपरेट फाइल में ले जाते हैं और उसको नाम दे देते हैं स्टैक की फाइल। और स्टैक की फाइल का नाम हम रख लेते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ इस फोल्डर में और उसे हम नाम दे देते हैं stack के स्टैक डॉट एच। ठीक है, और उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करा लेंगे अपने मेन फंक्शन। तो स्टैक में मुझे क्या करना है, अपने फंक्शन इंप्लीमेंट करने। कौन से फंक्शन थे मेरे पास, मैं अपने फंक्शन की डिक्लेरेशन यहाँ देख सकता हूँ, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि फंक्शन में मुझे क्या क्या करना है। तो पुश पॉप एंड ट्रेवर्स। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो भाई क्या फंक्शन है मेरे पास, चलिए ट्रेवर्स का बना लेते हैं क्योंकि उसका कोड ऑलरेडी इसमें गिवन है। उसके बाद हम पुश और पॉप बनाएंगे। वाइड वाइड वर्स ट्रेवर्स बना लिया और इसमें सिंपल क्या आएगा, एक इसके पास स्टैक पॉइंटर आना है। अब स्टैक तो मैंने बनाई नहीं, स्टैक बनानी है तो स्टैक भी मुझे इसी फाइल में अगर मैं बना लूँ तो बेहतर है। तो मैं स्टैक कैसे बनाऊंगा, टाइप डेफ, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टैक, ठीक है। और फिर इसके अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक इंटीजर एरे चाहिए या एरे ही नाम रखें कि क्या रखें इसको, स्टैक नाम रखते हैं, स्टैक नाम ले देता हूँ और ऊपर मैं नाम अभी चेंज कर दूंगा। तो स्टैक का टॉप और स्टैक, ठीक है, इसको स्टैक नाम देना ही ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और इसमें मैं लिख देता हूँ साइज। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद एक और मेरे पास पॉइंटर है, इंडेक्स होती है उसमें, तो उसको नाम दे देते हैं हम टॉप। ठीक है, टॉप आ गया और स्टैक आ गया। टॉप को मैंने कैपिटल से दे दिया है, चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसी नेमिंग कन्वेंशन को मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे यूज कर लिया। अच्छा, ट्रेवर्स की बात कर रहे थे हम, स्टैक आ गया और टाइप डेफ में यहाँ पे डेफिनेटली मुझे इसका नाम देना पड़ेगा, तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टैक और मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन देख लेता हूँ जो यहाँ यूज हो रही है, यहाँ पे स्टैक ही नाम दिया हुआ है और यहाँ पे ट्रेवर्स में टॉप कैपिटल है और स्टैक स्मॉल है। चलें, इनसाइड की तो नेमिंग कन्वेंशन ठीक है। डेटा टाइप को नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्टैक मेरी डेटा टाइप का नाम हो जाएगा और स्टैक के अंदर ये स्टैक है, अब ये काफ़ी सारे स्टैक हो रहे हैं तो क्या करा जाए इसे, स्पेलिंग से डिस्टिंग्विश कर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि टाइप ड्राइव मैंने किया है, टाइप ड्राइव से मैंने इसका एलियस क्रिएट किया है। किसका एलियस क्रिएट किया, इस पूरी चीज का, ये पूरी चीज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसका नेम क्या है, स्ट्रक स्टैक, ठीक है, स्ट्रक स्टैक और इसमें एस कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस हैं। लेकिन मैंने इसका एलियस क्या क्रिएट कर दिया, कैपिटल में यानी कि अपर केस में स्टैक, ठीक है। तो अब नाम आप चाहे एबीसी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसका नाम क्या दिया अपने डेटा टाइप का, स्टैक, यानी मैं हर जगह ये लिख लूँ, यानी कि STRUCT स्टैक लिखूं या स्टैक लिखूं, बात एक ही है। ये दोनों लिखने का मतलब है कि एक ही बात है, दोनों, एक इसका निक नेम है, एक इसका ओरिजिनल है। अच्छा, स्टैक यहाँ पे ये वाला,
ये वाला, ठीक है। और इस स्टैक के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं, उसका में भी एक का नाम स्टैक है स्मॉल में, ठीक है, और बाकी एक उसका टॉप पॉइंटर। ठीक हो गया, इसको टॉप को मुझे इरिटेट कर रहा है, मैं स्मॉल में ही जाने देता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन मैंने कैमल नोटेशन में लिख लिए और स्मॉल में, ठीक है। स्टैक का स्ट्रक्चर आ गया। अब क्या करना है, मुझे ट्रेवर्स का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, और ट्रेवर्स का फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक मुझे स्टैक क्रिएट करनी है जो कि ग्लोबल इन नेचर हो। तो ग्लोबल इन नेचर स्टैक क्रिएट करनी है या टॉप, नहीं, यहाँ पे स्टैक पास होकर आई है, ठीक है, मुझे कुछ भी ग्लोबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कमेंट करके बता दिया कि दोनों चीज़ें इक्वेलेंट हैं, इक्वेलेंट है। ट्रेवर्स के फंक्शन पे आ जाते हैं। ट्रेवर्स के फंक्शन का सिंटैक्स आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे उसको क्या पास करना है, एक स्टैक पास करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो स्ट्रक स्टैक का वर्ड लिख लूँ या सिंपली क्या लिख लूँ, स्टैक लिख लूँ। मैंने तो एलियस क्रिएट कर दिया है, उसका एक पॉइंटर आएगा, और वो पॉइंटर क्या है, यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वही नेमिंग कन्वेंशन यूज कर लेता हूँ। पीटी दिया हुआ है तो मैंने भी यहाँ पर पीटी का वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। कोई क्यूरी है, नो, कोई क्यूरी, ठीक है। तो ट्रिवर्स में मुझे सिंपली क्या करना है, एक लूप लगानी है और पूरी स्टैक को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, पहले तो सेफ साइड मैंने ये चेक किया कि भाई स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है, तो मैंने वही कंडीशन लगा ली। मैं प्रिंट क्या कराऊंगा, अगर स्टैक एम्प्टी हो तो सिंपली मैसेज करा दूंगा कि स्टैक इज एम्प्टी। तो पीटी, और पीटी की मैंने कौन सी फील्ड को प्रिंट कराना है यहाँ पर, पीटी की, अच्छा, पीटी की कौन सी फील्ड को कराना है यहाँ पर डिस्प्ले, चूंकि अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया है स्टैक कहीं, तो यहाँ पे ये उसकी डिक्लेरेशन में नहीं दे रहा कि दो चीज़ें टी ओ पी, अच्छा यहाँ आ गया टॉप। पीटी का टॉप अगर -1 है तो इसका मतलब वही मैंने बताया था कि टॉप की वैल्यू -1 इसी तरफ इशारा करती है कि आपकी स्टैक एम्प्टी है। तो सिंपली मैं मैसेज दे दूंगा प्रिंट एफ, और आपकी कह दूंगा कि स्टैक इज एम्प्टी, यानी अंडर फ्लो की कंडीशन है। आप प्रिंट क्या कराएंगे जब स्टैक एम्प्टी हो, तो स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा और दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है कि सब एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कराना है। तो आप कहेंगे कि अंदर भी एक सिंपल सब प्रिंट एफ का मैसेज दे दें, प्रिंट एफ, और इसमें भी आप मैसेज दे सकते हैं कि एलिमेंट इन स्टैक आर, ठीक है। जो भी है स्टैक में एलिमेंट आप उसको प्रिंट करा दें, और वो नेक्स्ट लाइन से फिर प्रिंट हो जाएंगे। कैसे प्रिंट होंगे नेक्स्ट लाइन से, मुझे एक लूप रिक्वायर्ड है डेफिनेटली, क्योंकि जब मुझे मल्टीपल एलिमेंट एरे में प्रिंट करने होते हैं तो मैं लूप यूज करता हूँ, तो आई एन टी आई। और स्टैक ध्यान रहे कि एलिमेंट उसने प्रिंट कराने हैं कहाँ से कहाँ तक, टॉप से लेकर जीरो लोकेशन तक, टॉप से लेकर जीरो तक, क्योंकि वैलिड एलिमेंट जीरो तक होंगे, -1 के बाद स्टैक एम्प्टी हो जाता है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं जीरो से स्टार्ट करके टॉप पे भी जा सकता हूँ, और टॉप से स्टार्ट करके जीरो पे भी जा सकता हूँ। लेकिन चूंकि स्टैक लास्ट एंड फर्स्ट आउट नेचर का है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टॉप से लेकर इस वक्त जो है प्रिंट कराऊँ कहाँ तक। इस वक्त क्या हुआ हुआ है, टॉप से लेकर प्रिंटिंग हुई हुई है लास्ट एलिमेंट तक। तो मैंने यहाँ पे पीटी का टॉप ही लिख दिया, पीटी का टॉप लिख दिया, यानी पॉइंटर्स की टॉप वैल्यू से लेकर स्टार्ट करें प्रिंटिंग, और जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, जीरो है, तब तक प्रिंट कराएं, और आई की वैल्यू करते हैं सिंपली डिक्रीमेंट। और क्या प्रिंट कराएंगे, हर एलिमेंट को मैं प्रिंट कराता रहूंगा, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में क्या आएगा, सिंपली मैं उसकी स्टैक की पर्टिकुलर आई वैल्यू से डेटा को प्रिंट कराता हूँ। तो लाइन चेंज डाला और सिंपली मैंने कह दिया कि %t, और इस जगह मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, पीटी मेरा पॉइंटर है, और पीटी पॉइंटर के अंदर दो चीजें थी, टॉप और स्टैक, तो मैं उसकी स्टैक की वैल्यू इंडेक्स आई को प्रिंट करा दूंगा, वैल्यू एट इंडेक्स आई, सिंपली स्टैक की इंडेक्स आई, और आई की वैल्यू जो है
इन बिटवीन टॉप से लेकर 0 तक होगी। ठीक है, तो ये जो है मेरा ट्रैवर्सिंग का कोड हो गया, प्लेन एंड सिंपल। ये डिस्प्ले कराएगा सारे एलिमेंट टॉप से लेकर 0 तक, एंड टॉप से लेकर 0 ही कराना चाहिए, भले से स्टैक का साइज कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइज का वर्ड यूज किया, साइज डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे साइज को डिफाइन कर देता हूँ, हैश डिफाइन साइज, और साइज में मैं फिलहाल ले लेता हूँ 10। ठीक है, साइज क्यों लिख रहा हूँ कि बार बार मुझे जो है आके मैनुअली स्टैक में चेंजेस ना करनी पड़े, हर मरतबा मैं चाहूँ तो बस साइज को चेंज करूँ और स्टैक का साइज बढ़ जाए। यानी अभी 10 की रखी है, 20 की करनी हो 20 हो जाए, 100 करनी हो 100 हो जाए। लेकिन चूंकि स्टैक में एरे से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो एरे की लिमिटेशन आपको पता ही है, साइज कंपाइल टाइम पे जो है हमें बताना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, तो वो हमने कर दिया। तो चलिए, ट्रैवर्सिंग का फंक्शन तो सिंपल था, बन गया, देख देख के हमने बना दिया। अब आते हैं असल फंक्शन की तरफ। ये लाइन में हाथ से हटा देता हूँ। अब हमारे पास है पुश और पॉप का फंक्शन। तो पुश का फंक्शन सिंपली क्या करता है, रिटर्न कुछ नहीं करता, ठीक है, और इनपुट लेता है दो चीजें। ये चीज वो इनपुट लेता है आपका स्टैक का पॉइंटर, ठीक है, और इसको मैं पॉइंटर है कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन नेम मैं कोई यूज कर लेता हूँ। जो यहाँ दिया हुआ है पीयू दिया हुआ होगा आई थिंक पुश के लिए, और पीओ और पीयू, ठीक है, चलें पीयू यूज कर देते हैं। तो एक तो चीज लेता है आपके पास ये आपका स्टैक पॉइंटर, और दूसरी चीज लेता है जी आपका एक इंटीजर। तो ये आ गया इंटी आइटम या डेटा, जो मर्जी कह लें, यहाँ डेटा का वर्ड यूज हुआ है, मैं डेटा ही यूज कर लें। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब मुझे करनी है। तो स्टैक का एल्गोरिथम अगर आप देखें, वो सामने रख लेता हूँ ताकि आप समझ सकें लाइन बाय लाइन मैं क्या लिख रहा हूँ। ये है आपका स्टैक की इंसर्शन का एल्गोरिथम। मैं इसको थोड़ा सा और मजीद जूम कर देता हूँ ताकि डिलीशन वाला आपके नज़र से हट जाए। तो इसको कर देता हूँ जूम, और ये आ गया। ठीक है, ये एल्गोरिथम जो है इंसर्शन का है हमारा। ये चलो ऐसे ही सही है। ये जो एल्गोरिथम इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इंसर्शन का है, और ये मुझे लाइन बाय लाइन इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे वही चेक करना है कि जब भी मैं पुश कर रहा हूँ तो कहीं ओवरफ्लो तो नहीं आ गया, और ओवरफ्लो की कंडीशन क्या है कि मुझे अपनी स्टैक की टॉप वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, अब एल्गोरिथम तो सिंपल बता रहा है टॉप, लेकिन मेरे पास टॉप कहाँ पर मौजूद है, पॉइंटर के अंदर मौजूद है, स्टैक पॉइंटर पीयू के अंदर। तो इस कोड को मुझे थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और वो कैसे ट्रांसलेशन होगी कि मुझे अपनी स्टैक की टॉप वैल्यू चेक करनी है, तो पीयू की मैं चेक करूंगा टॉप वैल्यू। तो पीयू की टॉप वैल्यू अगर क्या है, इक्वल है साइज, जो भी मैंने ऊपर लिखा था, मैंने बताया मुझे बार बार नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइज -1 है, क्योंकि मेरी स्टैक में मैक्सिमम 10 एलिमेंट आ सकते हैं, और मैक्सिमम एलिमेंट की इंडेक्स होगी 9, जो कि है साइज -1। तो अगर साइज -1 है और मैं पुश करना चाह रहा हूँ, ये पुश का फंक्शन है, तो उस केस में मैं यूजर को सिंपली मैसेज दूंगा कि भाई आप यहाँ पे मजीद पुश या इंसर्ट नहीं कर सकते, और मैसेज क्या आएगा कि स्टैक इज ओवरफ्लो, द स्टैक इज इन ओवरफ्लो कंडीशन, कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं, स्टैक हैज बीन ओवरफ्लो। यस, चलो ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो हो गई है अगर आपने इंसर्शन कराने की इसमें कोशिश की। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाले केस में आएंगे। ठीक है, और एल्स वाले केस में डेफिनेटली मुझे दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पहला स्टेप क्या था कि मुझे टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, लेकिन फिर वही कहूंगा कि टॉप की वैल्यू डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, मेरे फंक्शन में क्या है, पॉइंटर के अंदर मौजूद है। तो पॉइंटर में जाऊंगा, टॉप पर जाऊंगा, और मुझे इंक्रीमेंट करना है, +1 भी कर सकता हूँ, या सिंपली ++ कर देता हूँ, ये इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, और फिर इसी की स्टैक के अंदर, स्टैक भी मेरे पास कहाँ मौजूद है, स्टैक भी मेरे पास कहाँ मौजूद है, पीयू के अंदर। पीयू की स्टैक में कौन सी इंडेक्स में इंसर्ट कर दूं, पीयू की ही टॉप पर। तो टॉप कैसे एक्सेसिबल है, टॉप एक्सेसिबल है ऐसे, तो टॉप को मैंने ऐसे लिख दिया। तो बस देखने वाली बात यही है कि एल्गोरिथम डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे अपने कोडिंग
की जो कंस्ट्रेंट है उसका ध्यान रखना है कि मेरे पास पॉइंटर आया हुआ है। टॉप और स्टैक में डायरेक्टली नहीं यूज कर सकता, टॉप और स्टैक मेरे स्ट्रक्चर के अंदर है और स्ट्रक्चर का मैंने पॉइंटर बनाया हुआ है। तो पॉइंटर का मतलब है मैं एरो नोटेशन के साथ ही टॉप को एक्सेस करूंगा और एरो नोटेशन के साथ ही मैं स्टैक को। दैट्स इट, ये मुझे करना था। इस तरीके से ये मेरा पूरा का पूरा पुश का फंक्शन कन्वर्ट हो गया। तो इसमें सिर्फ देखने वाली बात यही थी कि सिंटेक्स क्या यूज करूंगा जब मैंने पॉइंटर पास किया है। अगर मैं फर्ज करें पॉइंटर पास ना करता, सिर्फ ये होता, तो उस केस में मैं हर जगह पे क्या लगा रहा होता, डॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पॉइंटर पास नहीं करता तो मैं यहाँ पे डॉट लगाता, हर जगह पे डॉट आता। लेकिन चूंकि मैंने पॉइंटर पास किया है, और क्यों पॉइंटर पास करते हैं इस पे आते हैं, लेकिन मैं इसको वापस प्लेस कर देता हूँ कि मैंने पॉइंटर पास किया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे सवाल यहाँ पूछता हूँ कि इस स्टैक का साइज क्या है। ठीक है, इंटीजर का साइज अगर होता है 4, ठीक है, 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइज इस वक्त मैंने रखा हुआ है 10, तो ये है 40, और ये टॉप भी चूंकि एक इंटीजर है तो इसका साइज है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4, तो ये टोटल मेरे पास बन जाता है साइज ऑफ 44, 44 बाइट्स। 44 बाइट्स जो है मेरा ये स्ट्रक्चर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ पी यू, यानी पॉइंटर पास नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये पी यू जो है 44 बाइट्स रिजर्व कराएगा अपने लिए, 44 बाइट्स रिजर्व करवाएगा। ठीक है, और 44 बाइट रिजर्व होने का मतलब है, और ये फिर एक और बात कि ये कॉपी बनाएगा। ठीक है, कॉपी बनाने का मतलब है कि इस पीयू से जो भी मैं चेंजेस करूंगा स्टैक में वो मेरे मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो ओरिजिनल है, ये कॉपी है। मैं जो चेंजेस चाहता हूँ वो किस में चाहता हूँ, ओरिजिनल में चाहता हूँ। तो पहली बात तो यही हो गई, मैं पास बाय रेफरेंस करूंगा क्योंकि मुझे चेंजेस ओरिजिनल में चाहिए। ठीक है, मुझे चेंजेस ओरिजिनल वेरिएबल में चाहिए, उसकी कॉपी में नहीं चाहिए। तो एक वजह तो पास बाय रेफरेंस की ये है कि मेरे पास स्टैक एक ही होना चाहिए, पुश भी उसी पे हो रहा हो, पॉप भी उसी पे हो रहा हो, मेन फंक्शन में डिस्प्ले भी वही हो रहा हो। ठीक है, तो पास बाय रेफरेंस की एक वजह ये है, और दूसरी वजह मैंने बताई थी आप लोगों को कि अगर मैं इसको वैसे ही पास करता हूँ, अगर ऑप्शन हो, यहाँ तो ओवल तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे मेरे पास पास बाय रेफरेंस ही करना है क्योंकि मैं ओरिजिनल में चेंजेस चाहता हूँ। लेकिन अगर दोनों से मेरा काम बन रहा हो तो मैंने ये बात बताई थी कि आप जो है पॉइंटर इसलिए पास करते हैं कि पॉइंटर का साइज फिक्स है। तो पॉइंटर का साइज जो है आपका यहाँ पे अगर कहा जाए आर्किटेक्चर डिपेंडेंट से 32 बिट आर्किटेक्चर, तो उसका साइज हमेशा 4 ही होगा। तो यहाँ पे फिर वो 4 बाइट रिजर्व करेगा, डजेंट मैटर मेरी स्टैक का साइज 444 हो, 400 हो, 4000 हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितनी लेगा, 4 बाइट्स ही लेगा। तो मेमोरी एफिशिएंट भी होता है पॉइंटर यूज करना। और दूसरी चीज तो आपको पता ही है कि मैं ओरिजिनल में चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको ही यूज करूंगा बाय रेफरेंस। तो ये सिंपली मेरे पॉप का कोड हो गया, प्लेन एंड सिंपल, कोई मसला नहीं था। पुश का कोड हो गया, इसी तरह मैं पॉप का कोड भी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। पॉप का कोड क्या है कि उसने रिटर्न करना होता है एक इंटीजर, तो इंटीजर पॉप, और उसको इनपुट भी दिया जाता है एक स्टैक, स्टैक पॉइंटर पी। ठीक है, ये सेम ही है, मैं सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर रहा हूँ। आप चाहे एक ही नेम यूज कर लें, आप हर जगह वही पीएस का वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम से आपको पता ही है कि नेम्स आर जस्ट नेम, वो यूज हो रहे हैं सेम लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि बाय रेफरेंस कॉल। अब जब मैं क्या कर रहा होता हूँ पॉप, तो इसमें मुझे अंडरफ्लो चेक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं चेक कर लेता हूँ अंडरफ्लो तो नहीं है, तो एल्गोरिथम ये रहा आपके सामने। अंडरफ्लो की कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास टॉप की वैल्यू लेस देन 0 है तो मैं कह देता हूँ कि वो अंडरफ्लो है। तो यहाँ पे मैंने इफ चेक किया, इफ में कैसा है कि चेक और चीज में चेक कर रहा था, मैं इफ लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ आ रहा है, इफ एल्स कोड स्निपेट। तो मेरे पास मैं इफ एल्स यूज करना चाह रहा हूँ ना, तो ये देखिए मैं अगर इसको आके यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे पास खुद ब खुद से ये कोड में इफ एल्स का एक तरीके से बॉडी आ जाती है। अब और इसमें मैं अपनी कंडीशन वगैरह लिख सकता हूँ। तो कंडीशन मेरी क्या है कि इफ पी यू का टॉप, टॉप की वैल्यू क्या है, लेस देन है, अच्छा यहाँ पे मैंने पी यू लिख दिया है, उसमें पी ओ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पी ओ ही कर देता हूँ। पी ओ का टॉप जो है लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरी स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है कि मुझे एक आइटम नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना है, लोकल आईटी आइटम,
या डेटा जो भी कह लें आप, ठीक है। आइटम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इनिशियली इसमें मैं कोई भी वैल्यू चाहूँ तो स्टोर करा सकता हूँ या कोई ऐसी चीज़ जो मेरे डेटा का पार्ट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, तो देख लेते हैं क्या स्टोर किया जा सकता है इसमें। तो आइटम के अंदर अगर तो ये कंडीशन आ गई तो मैं कोशिश करता हूँ कोई नल नाम की चीज़ है इसमें। नल देखता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है थोड़ी देर बाद मुझे मना कर देगा कि इंटीजर को नल नहीं असाइन कर सकते, और यहाँ पे सिंपली एक प्रिंटफ मैसेज दे दूंगा कि स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक जो है मेरी अंडरफ्लो गई, स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है, स्टैक मेरी अंडरफ्लो हो गई है और दैट्स इट। लेकिन एल्स का केस क्या कहता है कि स्टैक मेरी अंडरफ्लो नहीं है, उसमें एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है। तो ध्यान रहे पहले एलिमेंट रिमूव होता है, तो आइटम में मैं मूव कर देता हूँ एलिमेंट, और एलिमेंट कहाँ से मूव होगा, स्टैक के टॉप से। तो स्टैक को एक्सेस करने के लिए ये आ गया स्टैक, और टॉप को एक्सेस करने के लिए बार बार मैं इधर पीओ का वर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पीओ है तो पीओ स्टैक और पीओ का ही टॉप। टॉप से मैंने एलिमेंट को रिमूव किया और फिर उसके बाद पीओ टॉप को मैंने कर दिया सिंपली डेक्रीमेंट, तो ये आ गया माइनस में। मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स को एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, यानी मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस माइनस लिख सकता हूँ। और आपको पता ही है कि ये ऑपरेटर को माइनस माइनस को अगर मैं बाद में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि पहले टॉप की वैल्यू पिक की जाएगी जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसके बाद उसकी वैल्यू अपडेट होगी। लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख नहीं रहा, लेकिन इस स्टेटमेंट को मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। और फाइनली इस फंक्शन ने रिटर्न कराना है, तो यहाँ पे दोनों सूत्रों में रिटर्न होगा रिटर्न आईडी। कोई क्यूरी है सादिया, आपको कोई क्यूरी है? हैंड रेस किया था अभी आपने। ठीक है जी, तो ये मैं वापस स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ क्योंकि कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये ट्रैवर्स का फंक्शन था, ये हमारे पास स्वैप का फंक्शन हमने देख के लिख दिया। बस देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैं टॉप को और स्टैक को एक्सेस कैसे कर रहा हूँ। मैं टॉप को और स्टैक को एक्सेस ऐसे कर रहा हूँ पॉइंटर के थ्रू, क्योंकि ये वैल्यूज मेरे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो ये पॉप आ गया, ट्रैवर्स आ गया और ये मेरे पास पुश आ गया। ठीक है जी, तो अब सिर्फ काम क्या है कि इसको मुझे अपने मेन फंक्शन में यूज कर। तो मेन फंक्शन में यूज करने के लिए कैसे यूज होगा ये, मैं वापस अपनी टेस्ट फाइल में जाता हूँ। ठीक है, टेस्ट फाइल में वही बात है कि मुझे इसको कराना पड़ेगा इंक्लूड हैश, क्योंकि ये सेम फोल्डर में मौजूद है। तो मुझे सिंपली इधर क्या लिखना है, स्टैक, ये देखें खुद ब खुद आ गया स्टैक डॉट एच। तो स्टैक डॉट एच यहाँ पे मौजूद है, तो अब मैं एक स्टैक यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जो वहाँ क्रिएट कर रहा था। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि आपका स्टैक नाम का एक वेरिएबल है। सादी आपको क्वेश्चन है? फिर दोबारा से आपकी तरफ से हैंड रेस हुआ है। क्वेश्चन है तो थोड़ा होल्ड पे रखें, मैं इस कोड को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है चलिए, कोई इशू नहीं। तो स्टैक है, मुझे यहाँ पे ये वाली लाइन जो मैंने शुरू में छोड़ दी थी, दो तीन लाइनें वो लिखनी है। वो लाइन आपको दिखा देता हूँ कौन सी थी। ये वाली लाइन जो थी हमारी डू वाइल से पहले, कि मुझे स्टैक नाम का एक पॉइंटर और एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करना है। उस नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टैक को देना है और उसकी टॉप की वैल्यू को क्या कर देना है, इनिशियली -1। तो अब ये तीन लाइन जो मैंने स्किप की थी ये मैं अब लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट करना है, उस स्टैक को कुछ भी नाम दे सकता हूँ। और एक स्टैक सिंपल एस है और एक उसका पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसको मैंने पी एस नाम दे दिया। ठीक है, मुझे पूरा स्टैक स्टैक लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने उसका एलियास क्रिएट किया हुआ है। और फिर अगली लाइन में मैंने पी एस को चूंकि एक एड्रेस असाइन करना होता है, तो इसको मैंने एड्रेस ऑफ एस असाइन कर दिया। अब इसको एड्रेस दो तरीके से असाइन किया जा सकता है, या तो मैं इस तरीके से कर दूं स्टैटिकली, यानी एक स्टैक टाइप का वेरिएबल है उसका एड्रेस असाइन कर दूं, या फिर मैं चाहूँ इसकी जगह डायनेमिकली करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पी एस इक्वल्स टू वही वाली बात कि मैं लॉग
ठीक है। और malloc के बाद मैं कर सकता हूँ साइज ऑफ स्टैक, साइज ऑफ स्टैक, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों चीजें सही हैं। इससे आपको पता है कि मुझे क्या मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, और इधर मैं उसका टाइप डेफिनेशन कर देता हूँ। तो ये लाइन इस तरीके से भी की जा सकती है। दोनों का पर्पस एक ही है कि एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाए जिसका साइज क्या हो, स्टैक के बराबर हो। तो ये मैंने स्टैटिकली किया हुआ है एस से, एस ये डिक्लेयर है, और इसी टाइप के पॉइंटर को मैंने एड्रेस असाइन कर दिया। तो दोनों तरीके से एड्रेस मिल सकता है, ये डीएमए के थ्रू है और ये स्टैटिकली है। तो आप यहाँ पे दोनों अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी करके भी दिखा दूंगा, दोनों से कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या था, मैंने पीएस के टॉप वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया था किससे, -1 कि इनिशियली स्टैक भाई मेरे पास क्या है, -1 है। ठीक है, दैट्स इट, कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोड कंप्लीट हो गया है तो हम वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये कोड सही काम कर भी रहा है। तो कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के लिए हमारे पास है रन बिल्ड टास्क। चलिए रन टास्क करते हैं, डायरेक्टली चलें छोड़ें, ये प्ले का बटन ही हम प्रेस करते हैं। टू मेनी आर्गुमेंट्स, कहाँ पे टू मेनी आर्गुमेंट्स आ रहे हैं? इसने कोई बात तो बताई नहीं, टू मेनी आर्गुमेंट्स कह दिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? टू मेनी आर्गुमेंट्स, सी डी टू मेनी आर्गुमेंट्स टेस्ट। चलिए एक काम कर लेता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया था ना, तो मैं अपना टर्मिनल चेंज करके देख लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करता हूँ। ठीक है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, इस पे रन करते हैं। कहाँ आ रहा है एरर? कोई सी डी टू मैनी आर्गुमेंट्स, यहाँ से रन करके देख लेता हूँ। टर्मिनल हमारे पास, रन बिल्ड टास्क, जीसीसी। अच्छा, कुछ हमारे पास एरर्स हैं, देख लेते हैं कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड, हाँ देखें, एक तो नल वाली जगह इसने इशू दिया है, और एक जगह मैं सिंपली अपना क्या भूल गया हूँ, सेमी कॉलन भूल गया हूँ। तो अंडर फ्लो वाली जगह पे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन भूल गया हूँ, ये एरर है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इंटीजर को मैं नल नहीं असाइन कर सकता। तो यहाँ पे से मैं कोई भी रैंडम नंबर इसको रिटर्न कर देता हूँ, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे डेटा का पार्ट नहीं होगा, इंटीजर करना है लेकिन। ठीक है, मैंने नेगेटिव का एक इसे नंबर दे दिया, से नेगेटिव का एक नंबर ले लेते हैं 999, कोई भी नंबर ले सकता हूँ। ठीक है, दोबारा से करते हैं रन बिल्ड टास्क, जीसीसी। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, वार्निंग इनकम्प्लीट इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रिंटफ का फंक्शन भी यूज किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ऊपर stdio की लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी। तो हैश इंक्लूड, और या क्या यहाँ पे मेरे पास stdio.h। ठीक है, समझ गए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाली फाइल में भी मैंने प्रिंटफ का फंक्शन यूज किया है। रन बिल्ड टास्क, ठीक है, अब कोई इश्यूज नहीं है, तो होपफुली ऐसे ही रन हो जाएगा। सही, इसको मैं कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल सी कर देता हूँ, और वापस चलते हैं कोड पर। अब देखते हैं कि आया ये रन करता है या नहीं। ये वाली चीज तो रन नहीं कर रही, कमांड प्रॉम्प्ट से ही रन कर लेते हैं। cd टू मैनी आर्गुमेंट्स, ये इशू क्यों आ रहा है मेरे पास? अच्छा, ये फाइल को रन करना है मुझे। हम्म,
गिव मी अ सेकंड। ओके क्लास, तो इशू कुछ इसका ऐसे है कि लॉजिकली कोई इशू नहीं है हमारे पास, और मसला ये आ रहा है कि जो पाथ है मेरे पास, जिस जगह पे मेरी ये फाइल सेव है, ये जो कहना चाहिए वैलिड पाथ की रेंज है, ये कुछ कैरेक्टर्स का पाथ अलाउ होता है, ये उससे ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये एक इशू दे रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे लॉजिक में फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, हम इस फ़ोल्डर को किसी नई लोकेशन पे मूव कर देते हैं जो कि शॉर्टर पाथ हो, और फिर वहाँ से हम इसको री एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। इसको सिंपली मैं डेस्कटॉप पे प्लेस कर रहा हूँ अपने, और मैं फिर इसको यहाँ से वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वही कोड है, सिर्फ मैंने इसको देख सकते हैं आप स्टैक डॉट एच है, और ये मेरे पास ये आ गया। ठीक हो गया, ये वाली फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये सिंपली अब बस लैब 7 वाला पार्ट जो है इसमें ओपन है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं कि मेरे पास इसमें रन हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसने इसको सक्सेसफुली रन कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं एक एक करके कि ये सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली हो भी रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं वही ट्रैवर्स करके देख लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त स्टैक एम्प्टी है, देखते हैं कि रिवर्सिंग में ही मुझे एम्प्टी का मैसेज देता है या नहीं। तो ये देखिए इसने मुझे मैसेज दे दिया कि स्टैक एम्प्टी है, ट्रैवर्सिंग नहीं हो सकती। देन मैंने कहा अच्छा चलिए पुश करके देखता हूँ, मैंने या पॉप करके भी देख लेते हैं। पॉप करूंगा तो ये मुझे अंडरफ्लो बताएगा, तो मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, तो ये देखें स्टैक अंडरफ्लोड, और एलिमेंट जो भी रिटर्न होकर आया वो 999 आ गया। फिर क्या है, मैं कहता हूँ चले मैं पुश करके देखता हूँ। मैंने पुश में गया हूँ, उसने बोला एंटर एलिमेंट, मैंने कहा कि ठीक है 10। फिर पूछा गया, फिर मैंने कहा दोबारा से मैं पुश कर देता हूँ, ये चलें ट्रेवर्स करके दिखा देता हूँ। ट्रेवर्सिंग में इस वक्त मेरे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। एलिमेंट इन स्टैक आर 0, ये क्या आ रहा है, ये मैसेज क्यों है एलिमेंट इन स्टैक आर 0। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है हमारे लॉजिक में, इस लॉजिक को देख लेते हैं। स्टैक डॉट एच में जाते हैं, और ट्रेवर्सिंग, एलिमेंट इन स्टैक आर 0, ये स्टैक के इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू थी 0, 0 से स्टार्ट हुई लूप हमारी। अच्छा चलो ट्रबल शूट भी कर लेंगे साथ साथ, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में ही है, मजीद में एंटर करके देख लेता हूँ एक और एलिमेंट, पुश करता हूँ, एलिमेंट 20 इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से ट्रेवर्स करके देखता हूँ क्या कह रहा है। अच्छा, एलिमेंट जो है ये मुझे 0 0 डिस्प्ले करा रहा है। पॉप करके देखते हैं कि पॉप में सही हो रहा है, 20 पॉप होता है अगर मैं ट्रू प्रेस करता हूँ। एलिमेंट 0 हैज बीन डिलीटेड। अच्छा, तो इशू ये है कि एलिमेंट मेरा सही से इंसर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए 0 आ रहा है। तो मेरी लॉजिक में कहीं मसला है, और जब भी लॉजिक में मसला आता है तो मैं करता हूँ डीबग। तो अब इसको हम देख लेते हैं, पहले एक नज़र सरसरी सी डाल लेते हैं कि कहीं कोई इशू तो नहीं मैंने ऐसा किया, और फिर इसको हम डीबग कर लेंगे। देखिए मसला तो हमें मिल गया। मसला क्या है कि मैंने डेटा को तो इंसर्ट ही नहीं कराया। ये डेटा जो है ये मुझे स्टैक की टॉप वाली लोकेशन पे इंसर्ट भी तो करना है। एल्गोरिथम में आप देख सकते हैं कि मुझे इस डेटा को इंसर्ट करना था और ये मिस हो गई। तो ये मिस हो गई, इसको सही कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। स्टैक में डेटा को इंसर्ट कराना था, तो स्टैक की टॉप लोकेशन में मुझे इस आइटम को इंसर्ट कराना था, जो नहीं कराया, तो कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने ये लाइन मिस कर दी थी, इक्वल्स टू डेटा, इक्वल्स टू डेटा कर दिया। और मैं थोड़ी थोड़ी सी जगह जहाँ करेक्शंस हैं वो भी कर लेता हूँ। लाइन चेंज रिक्वायर्ड है मुझे, कहाँ कहाँ, यहाँ पे भी लाइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी जगह सब जगह मेरे ख्याल से लाइन चेंज हुई। तो दोबारा से कोड रनर रन करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, पुश करता हूँ उसमें नया एलिमेंट,
और 10 मैंने पुश किया, चेक कर सकते हैं ट्रैवर्सिंग में आना चाहिए, स्टिल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, चलिए फिर देखते हैं। फिर दोबारा मैंने पुश किया, 20 पुश किया, और अब मैं पॉप करके देख लेता हूँ। तो स्टिल ज़ीरो क्यों आ रहा है, स्टिल ज़ीरो क्यों आ रहा है कि बिल्ड टास्क दोबारा से करूँ, मेरा ख्याल से कंपाइल नहीं हुआ है ये। रन बिल्ड टास्क, और मैंने इसको दोबारा से बिल्ड किया, ठीक है, और अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। 1 10 3 स्टिल ज़ीरो। आई थिंक हमें डिबगिंग कर लेनी चाहिए, और डिबगिंग के लिए वही वाली बात है कि मुझे इसमें पहले डिफ़ॉल्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गई मेरी फाइल, और ये कमांड जीसीसी, ठीक है। टास्क डॉट जेसन भी बना लिया, डिबग कर लेते हैं। डिबग करने हैं तो मुझे ये जेसन फाइल बनानी पड़ेगी, जीसीसी मैंने पिक किया, डिबगिंग, ठीक है, डिबगिंग पे आ गए, लेकिन यहाँ आ चुके हैं। और अब हम कहाँ कहाँ रुकते हैं, हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, और इस फंक्शन में जब आएंगे तो हम देखेंगे कि हम सही जगह पर हैं कि नहीं। जब पॉप के फंक्शन में आएंगे तो हम देखेंगे हम सही जगह पर हैं या नहीं, और जब ट्रैवर्सिंग में आएंगे तो भी हम चेक कर लेंगे कि क्या है, ठीक है। तो पुश करने का कहा गया, तो पुश में मैंने 1 प्रेस किया और एंटर एलिमेंट 10 किया, और मैं ब्रेक पॉइंट पे क्यों नहीं आया, ब्रेक पॉइंट यहाँ लगे हुए, डिबगिंग चल रही है, और मैं ब्रेक पॉइंट पे क्यों नहीं आ पाया। तो मेन फंक्शन में भी लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट, एंड यहाँ लगा देते हैं पुश पे, यहाँ लगा देते हैं पॉप पे, ठीक है, पुश पे आ गया, पॉप पर आ गया, ट्रिवर्स पे भी लगा दें, और अपने प्रोग्राम को हम करते हैं रिज्यूम, पुश करता हूँ, एंटर एलिमेंट 20, फिर डिबगिंग तो हो नहीं रही, कहीं पे रुक नहीं रहा है मेरा कोड, स्टॉप करता हूँ, रिज्यूम करेंगे दोबारा से, डिबगिंग में आए हैं और दोबारा से डिबग, कुछ मेरे पास डिबगिंग में भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ करके देख लेते हैं डिबगिंग मेरा रुकता भी है या नहीं रुकता है। नहीं, मेरा डिबगर सही काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है, तो मैं इसको ट्रबल शूट कैसे करूँ, इस प्रोग्राम को ट्रबल शूट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है क्लास। तो मैंने ड्यूरिंग द ब्रेक विजुअल स्टूडियो कोड को जस्ट रीस्टार्ट किया है, और वो इशू रिजॉल्व हो गया है, और वापस मैं उसी फोल्डर में मौजूद हूँ जहाँ पे हम इनिशियली काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बस एक करेक्शन थी जो हमने की थी, किसमें, स्टैक डॉट एच में ऑलरेडी कर चुके थे, ये डेटा साइन नहीं था, ये करा है, और इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं दोबारा से, टेस्ट डॉट सी पर आता हूँ, और देन हिट द रन बटन, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं ये 3 ऑपरेशन सही काम कर रहे हैं नहीं। पहले मैंने किया, इनिशियली मैंने पुश किया, एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट मैंने 10 कह दिया से, जस्ट चेकिंग के लिए मैं ट्रेवर्स करके देख लेता हूँ कि इसमें प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट इन स्टैक आर 10, एक इंसर्ट किया था वो मौजूद है, तो मैं मजीद इंसर्ट करता हूँ, और इसको मैंने मजीद डेटा दिया 20, फिर मैं मजीद इंसर्ट करता हूँ, इसको मैंने डेटा दे दिया 30, मैं मजीद इंसर्ट करता हूँ, उसको मैंने डेटा दे दिया से 40, मजीद इंसर्ट करता हूँ, मैंने इसको डेटा दे दिया 50,
तो मैंने 5 एलिमेंट इसमें इंसर्ट किए। अगर मैं ट्रेवर्स करूंगा तो आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि मैंने लूप लगाई हुई थी टॉप से लेकर 0 तक, तो 50, 40, 30, 20, 10 इस ऑर्डर में ये डेटा मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टैक में डेटा किस तरीके से आ रहा है, 50, 40, 30, 20, 10 सबसे ऊपर वाला टॉप ऑफ द स्टैक पर ही है, इसलिए वो टॉप पे लिखा दिखाई दे रहा है आपको, और जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे आ गया। से अगर मैं इसमें से पॉप का ऑपरेशन कॉल करता हूँ, तो पॉप का मतलब ये है कि सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, यानी 50 रिमूव हो जाएगा। तो आप ये देखें एलिमेंट 50 हैज़ बीन डिलीटेड। और मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ इस चीज़ को, मैं दोबारा से ट्रैवर्स का फंक्शन कॉल करता हूँ, देखें अब 40 से डिस्प्ले हो रहे हैं, 50 वहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं मजीद इसमें अगर पुश कर देता हूँ और इसमें से एक 80 डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, या चलिए 60 कर लेते हैं, सीक्वेंस में 50 नहीं था, तो अब मैंने इंसर्ट किया है। अब अगर मैं ट्रेवर्स करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो 60 टॉप पर आ गए। मैं मजीद इसमें पुश करूंगा, से मैं 70 इंसर्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 70 इसके टॉप पर आ गए। अब अगर मैं पॉप करना शुरू करता हूँ, से मैंने 2 प्रेस किया तो 70 निकल जाएगा, फिर मैंने 2 प्रेस किया तो 60 भी निकल जाएगा, फिर मैंने 2 प्रेस किया तो 40 है, फिर मैंने 2 प्रेस किया तो 30 है, फिर मैंने 2 प्रेस किया तो 20 है, फिर मैंने 2 प्रेस किया तो 10 है। अब आपको पता है कि स्टैक में से सब एलिमेंट निकल चुके हैं, अगर मजीद मैंने पॉप किया तो क्या होगा। अब अगर मैंने मजीद पॉप किया तो यहाँ पे मुझे अंडरफ्लो का मैसेज देगा, स्टैक अंडरफ्लो, और एलिमेंट मैंने एक ऐसा रिटर्न करा दिया जो मैं अपने कोड में रखूंगा। अगर एलिमेंट ये आएगा तो मैं कह दूंगा कि अंडरफ्लो हो गया है और मुझे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट सिर्फ इसका पर्पस ये है कि स्टैक हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो जब कुछ एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा तो उस केस में मैं कोई डमी वैल्यू रिटर्न कराऊंगा जो मुझे इस बात की तरफ इशारा दे देगी कि स्टैक एम्प्टी है और ये डेटा को मुझे एक्चुअली डिस्प्ले नहीं कराना। तो ये भी मैं चाहूँ अपने कोड में कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कोड हमारा भी हमने देखा सही काम कर रहा है। कुछ हमारे पास टेक्निकल इश्यूज आ गए थे एडिटर में जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन नाउ इट्स फाइन वर्किंग गुड, और सारी लॉजिक जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसे ही काम कर रही है। तो वी कैन सेफ इट इज सेफ टू से दैट कि हमने ये आज की लैब सही से इम्प्लीमेंट कर ली। अच्छा, इसके अलावा मैं कह रहा था कि मैं इसको डीएमए से भी कर सकता हूँ, तो ये वाली लाइन मैं करके बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसके बजाय इस तरीके से इसको असाइन कर दूँ और डेफिनेटली डीएमए कर रहा हूँ तो ऊपर मुझे stdli भी चाहिए होगी, वो हैश इंक्लूड और stdli। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी डाल दी तो आपने देखा साइज ऑफ मैलॉक वगैरह कलर में आके डिटेक्ट हो गए। अब इस कोड को मैं दोबारा से रन करके देख लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं टर्मिनेट कर देता हूँ ताकि पता लग जाए कोई कोड रन नहीं हो रहा, और फिर दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, मैलॉक पे क्या इशू आ रहा है, सेमी कॉलन वहीं पे, अच्छा दो दो मरतबा मैंने इक्वल टू लिख दिया, सॉरी माय बैड, कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब कहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग आ रहा है, expected expression before stack, what expression, ये ऐसे ही एरर है, दोबारा से करूंगा तो फुली नहीं है। चलो हटा ही देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टाइप कास्टिंग मैंने हटा दी, ओवरकिल होता है, उसकी जरूरत होती नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा अच्छा गलती ये थी ना, स्टैक के बाद पॉइंटर लगता है ना, स्टैक पॉइंटर है, इस तरीके से होता है। ये मेरी तरफ से गलती थी, टाइपो था, मैंने उसको पहले लगा दिया। इसको मैंने मैं क्विट कर देता हूँ और इसको रीरन कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी काम कर रहा है, हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मैंने पॉइंटर को डायनेमिकली क्रिएट किया है, स्टैक मेरा स्टिल क्या है, स्टैटिक है, और उसका साइज वही है जो मैंने साइज वहां पे दिया हुआ है, यानी 10 ही है। 10 से ज्यादा एलिमेंट मैं इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता। करके देख लेते हैं, 10 ट्रेवर्स करके देख लेते हैं, ठीक है यार, मैं इसमें से 10 से ज्यादा एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ। 1 और ये आ गया 20, 1 ये आ गया 30, 1
और ये आ गया 41, ये आ गया 51 एंड ये आ गया हमारे पास 61, 70, 180, 190। ट्रेवर्स करके देख लेते हैं। मेरे पास 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 10 भी मैं इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं एक और इंसर्ट करता हूँ इसमें से 99। ठीक है, अभी भी ट्रेवर्स करके देख लेते हैं, 99 तक आ गया। लेकिन अब अगर मैंने इसमें पुश करने की कोशिश की, से मैं कोई 999 नंबर कह लें या चलें सिंपल 9 ले लेते हैं, तो ये मुझे कहेगा स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि स्टैक में मजीद गुंजाइश नहीं है, तो मैं एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता। तो हमने ओवरफ्लो का केस भी देख लिया कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि इसमें मैं 10 से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैक के अंदर जो मैंने एरे रखा था उसका मैक्स साइज जो था मैंने 10 ही रखा। तो दैट्स वाई मैं इसमें मजीद एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता। और पॉप भी करके दिखा देता हूँ। पॉप करूंगा तो 99 निकलेगा, क्योंकि 9 तो इंसर्ट हुआ ही नहीं। और इसके बाद अगर मैं 9 इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ट्रेवर्स करके देख सकते हैं हम 9 टॉप पर मौजूद। सही, तो मैं इसको यहाँ पे क्विट कर देता हूँ और हमारी ये वाली एग्जाम्पल हो गई है। डायनेमिक मेमोरी से भी कर सकते हैं हम, स्टैटिकली भी कर सकते हैं। आप दोनों अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही सही है, तो कोई इशू इसमें नहीं है। स्टैक डॉट एक्सी गलत क्रिएट हो गई थी, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली जो एक्सी जनरेट होगी वो एक ही होगी, और वो होगी सिंपल टेस्ट डॉट एक्सी, जिसमें मेरा मेन फंक्शन मौजूद है। हेडर फाइल की एक्सी जनरेट नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ। एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है टावर फनॉय की, फिर हम वो कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज हैं इस टॉपिक से तो पूछ सकते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज और शैल आई मूव फॉरवर्ड? चलिए, तो खामोशी को ज्यूम करता हूँ, बहुत सारी क्यूरीज हैं, लेकिन आप पूछना नहीं चाह रहे, तो कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की लैब में हमारे पास कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, जिसके से बीच में हमारे पास पॉजेस आ गए। तो पॉजेस जो हैं, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फुल इसमें नहीं होंगे, तो वो फ्लो में होगी, बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लैब 7 का एक और टॉपिक है हमारे पास, टावर ऑफ हेनॉय। तो मैं उसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टावर ऑफ हेनॉय डॉट सी। सिंपल सा कोड है, रिकर्सिव इन नेचर है, छोटा सा है और इजीली हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें मुझे क्या करना है, टावर ऑफ हेनॉय आपको याद होगा एक एग्जांपल हमने की थी इन लेक्चर, जिसमें ये गेम होता है टावर्स वाला, इसमें आपको डिस्क मूव करनी होती है फ्रॉम सोर्स टावर या सोर्स बैक टू डेस्टिनेशन बैक। सोर्स नॉर्मली हमारा सबसे पहले वाला टावर होता है। नॉर्मली क्या हमने यही स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि सोर्स इज द फर्स्ट वन और डेस्टिनेशन इज द लास्ट वन, और मिडल वाला हमारा टेम्पररी। इसके कुछ रूल्स थे। रूल्स ये थे कि आप एक वक्त में एक डिस्क को ही मूव कर सकते हैं, और किसी भी वक्त आपने किसी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क प्लेस नहीं करनी, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव करना होता है। फंक्शन का ये सिंटेक्स है, और ये आपका एक एल्गोरिथम है यहाँ पे, सिंपल सा, जो कि रिकर्सिव इन नेचर है। तो हमें ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है। और चलें आइए देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपना वही हैश इंक्लूड stdio.h। ये मेरा आ गया मेन फंक्शन। इसमें आ जाएगा मेन फंक्शन int मेन, और मेन फंक्शन में सिंपली मुझे यूजर से पूछना है कि हाउ मेनी डिस्क ही और शी वांट टू, यानी कि एंटर करना है, जितनी डिस्क एंटर करेगा उस लिहाज से मेरा ये टावर बनाने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो रिटर्न 0 यहाँ पे एज इट इज आ गया। यूजर से मुझे सिंपली पूछना है कि
printf, ठीक है, और उससे मुझे पूछना है एंटर द नंबर ऑफ डिस्क्स, बस दैट्स इट। एंटर द नंबर ऑफ डिस्क पूछना है, उसके बाद वो डिस्क एंटर करेगा। स्कैन एफ करना है, और स्कैन एफ में मुझे %d कर लेना है, क्योंकि नंबर है तो %d आ गया, और ये मैं सिंपली n में ले लेता हूँ, ठीक है। n मैंने जाहिर सी बात है यहाँ यूज किया है तो ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा int n, और इसके बाद सिंपली मैं टावर ऑफ NOI का फंक्शन कॉल कर दूंगा, जिसका सिंटेक्स आपके सामने ये है। इसको मैं साइड कर देता हूँ कि इस फंक्शन का सिंटेक्स ये है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन n a b c इनपुट लेगा, ठीक है। और ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं साइड लाइन। तो साइड बाय साइड आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे सिर्फ टावर ऑफ NOI का फंक्शन कॉल करना है, टावर ऑफ NOI, ठीक है। इसको पास करना है, पहला पैरामीटर है n, दूसरा पैरामीटर में मुझे सिंपल इसको क्या पास करने, कैरेक्टर पास करने। ए इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए जो है मेरा सोर्स है, बी मेरा टेम्पररी है, और सी मेरा जो है क्या है, डेस्टिनेशन। बस ये मुझे पास करने है, और दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। टावर ऑफ एनवाई का फंक्शन कॉल करूंगा। अब ये एल्गोरिथम मुझे इंप्लीमेंट करना है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ इंप्लीमेंट कर लेता हूँ वॉइड टावर ऑफ एनवाई, ठीक है। पहली चीज इंटीजर टाइप का n आ रहा है इसके पास, ठीक। दूसरी चीज इसके पास क्या आ रहा है, का एक करेक्टर, और ये चूंकि मेरा सोर्स टावर था तो मैं इसको सोर्स नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो बीच वाला था वो मेरा ऑक्सिलरी था, AUX नाम दे देता हूँ। और उसके बाद जो मेरा लास्ट था डेस्टिनेशन टावर था, तो मैं उसको डेस्टिनेशन नाम दे देता हूँ, ठीक। ये हो गया। और अब इसके बाद मैं एल्गोरिथम पे आ जाता हूँ, और एल्गोरिथम क्या है, सिंपली मुझे चेक करना है इफ n की वैल्यू है इक्वल्स टू 1। अगर इक्वल्स टू 1 है तो मैं सिंपली एक printf का मैसेज लिखूंगा, printf, और उस printf के मैसेज में लिख दूंगा कि मूव डिस्क, बस हाँ इतना लिखूंगा, मूव डिस्क फ्रॉम %c टू %c, ठीक है। और %c टू %c लिख दूंगा सिंपली, और लाइन चेंज इसके बाद करूँ इसमें, चले इसी में कर देता हूँ लाइन चेंज। ये हो गया। अब मुझे सिर्फ %c और %c में बतानी है क्या लिखना चाह रहा हूँ। मैंने बताया था कि %c में सिंपली अगर मैं इस तरीके से कॉल होकर आया हूँ तो सोर्स से डेस्टिनेशन लिखना है मुझे, तो यहाँ पे लिखना है SRC, और यहाँ पे लिखना है DST, दैट्स इट। सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव कर दो, ये बात तो ये आ गई। एल्स मेरे पास 3 स्टेप्स मौजूद हैं। एल्स मेरे पास 3 स्टेप्स क्या है, मुझे टावर ऑफ एनवाई का फंक्शन रिकॉल करना है, कैसे, n-1 करते हुए, ठीक है। n-1 के बाद मुझे लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन जो चेंज हो रही है कौन सी हो रही थी, मैंने बताया था कि आपके पास फर्स्ट वाली कॉल में ये दोनों लोकेशन चेंज हो जाती है। यानी ये दोनों लोकेशन चेंज हो जाने का मतलब है कि अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ए तो अपनी जगह पे रहेगा, यानी इस जगह पे तो सोर्स ही रहेगा, लेकिन आखिर की दो इंटरचेंज करने का मतलब है डेस्टिनेशन यहाँ आ जाएगी और AUX यहाँ चला जाएगा। सिर्फ ये चेंज इंटरचेंज हुआ, आखिर की दो को मैंने रिस्पेक्टिवली इसके लिहाज से चेक किया है। यहाँ पे AUX DST था, मैंने इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया, DST एंड AUX कर दिया। और उसके बाद सिंपली एक स्टेप क्या है मेरे पास, मुझे प्रिंट कराना है। और क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे भी A से C है तो मैंने सोर्स से डेस्टिनेशन ही लिख दिया। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप दोबारा से टावर का फंक्शन है, और उसको मुझे करना है सिंपली n-1। और यहाँ पे क्या हुआ था इंटरचेंज, अगर आप देखें B और A इंटरचेंज हुए थे, यानी यहाँ पे सोर्स और ऑक्सिलरी को इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, AUX आ जाएगा, SRC आ जाएगा, और डेस्टिनेशन अपनी जगह पे है, दैट्स इट। ये 3 काम मुझे करने हैं इस फंक्शन, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इसके कंटेंट को इंटरचेंज करना है। इनिशियली इसके अंदर कंटेंट जो मैंने पास किए थे वो ABC थे, इनिशियली जो कंटेंट पास हुए थे वो ABC थे। मैंने बताया था पोजीशन मैटर करती है, तो सोर्स
डेस्टिनेशन ऑक्सिलरी, इधर क्या किया मैंने, सोर्स से डेस्टिनेशन मूव करा दिया, इधर मैंने इंटरचेंज कर दिया किसको, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी को, इधर मैंने इंटरचेंज कर दिया सोर्स और ऑक्सिलरी को विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये ओरिजिनल है मेरा। अब इसके बाद जस्ट मुझे चेक करना है कि मेरा आउटपुट क्या आता है जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ। तो दैट्स इट, टावर ऑफ एनआई का इतना सही फंक्शन था, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको मैं जूम कर देता हूँ और इसको हम रन करके देख लेते हैं ये क्या करता है। ठीक है, तो इसको रन किया, एंटर द नंबर ऑफ डिस्क्स, मैंने यहाँ पर डिस्क दी 3। अच्छा, प्रिंट ही नहीं हुआ यहाँ, तो कुछ क्यों प्रिंट नहीं हुआ, मैंने कॉल नहीं किया क्या फंक्शन। एंटर द नंबर ऑफ डिस्क, और मेरे पास यहाँ डिस्क आ गई और टावर ऑफ एनॉय कॉल हुआ। नंबर ऑफ डिस्क, यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया। एक और मरता ट्राई करता हूँ, नंबर ऑफ डिस्क 3। अच्छा जी, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है यहाँ पे। टावर एनआई के अंदर सिर्फ प्रिंटफ ही लगा हुआ है, प्रिंटफ तो चलना चाहिए। चलें, हमारे पास तो डिबगर मौजूद है, हम देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। परसेंट डी, यहाँ पे परसेंट सी है, ठीक है, परसेंट सी है। टावर ऑफ एनआई, टावर ऑफ एनआई, लेट्स सी। तो यहाँ से मैं करता हूँ डीबग, डीबगिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पता लग गया मुझे क्या गलती है, बहुत ही कहना चाहिए मीडियोकर मिस्टेक। स्कैन एफ में मैंने एड्रेस ऑपरेटर तो लगाया नहीं, तो स्कैन कैसे होगा, तो स्कैन करते हैं दोबारा से। लेट्स सी, एंटर नंबर ऑफ डिस्क, मैंने एंटर करी 3 डिस्क। तो ये मेरे पास देखें मूव्स आ गए, और मूव्स को आप काउंट कर सकते हैं कितने, 7 मूव्स आएंगे। कल ये हमने लेक्चर में देखा था कि ये मूव्स हैं, आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये कह रहे हैं पहले ए से सी मूव होगा, फिर ए से बी होगा, फिर सी से बी हो जाएगा, फिर ए से सी होगा, फिर बी से ए होगा, फिर बी से सी होगा, फिर ए से सी हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा से रन करूं, से मैं इसको नंबर ऑफ डिस्क कम करके 2 कर देता हूँ, नंबर ऑफ डिस्क अगर 2 कर देता हूँ, तो देखिए 3 मूव्स में हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। कह रहे सिंपली अगर 2 डिस्क हैं, पहले ए से बी करें, फिर ए से सी कर दें, फिर बी से सी कर दें। तो ये मूव्स 2 डिस्क के भी दे रहा है। अब यही काम अगर मैं डिस्क बढ़ा के 4 कर देता हूँ, तो 4 डिस्क पे आपको पता है कि स्टेप्स मेरे 15 आ जाएंगे। तो इसने ये स्टेप्स दी थी मुझे 15 की। मैं टावर 3 ही रख रहा हूँ, लेकिन डिस्क के नंबर्स बढ़ाता जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे मूव्स बढ़ते जा रहे हैं। और रेशो वही है, देख सकते हैं आप, 2 टू द पावर n माइनस 1 मेरे पास स्टेप्स आ रहे हैं। तो ये सिंपल सी टावर ऑफ एनॉय की एग्जांपल है। आप इसमें डिस्क बढ़ाते जाएंगे तो आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली आपका सोल्यूशन आ जाएगा इसी एल्गोरिथम से, इसी लॉजिक से। आप चाहें तो इसको रन करके वेरीफाई भी कर लीजिएगा। लेक्चर में जो हमने एग्जांपल की थी, उसमें जो हमारे पास स्टेप्स आए थे और उनकी सीक्वेंस आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आया सेम आ रही है या नहीं। तो ये बहुत सिंपल सा हमारे पास टावर ऑफ एनॉय की एक एग्जांपल थी। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन बात क्या है, ये रिकर्सिव इन नेचर है, ठीक है। और इसमें से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, और 2 ब्रांचेस का मतलब वही है कि ये डबल हो रही है इसकी कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन डबल होने का मतलब ये है कि 2 टू द पावर n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है क्लास, तो ये था टावर ऑफ एनॉय। और इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हमारी लैब कंक्लूडेड है ऑलमोस्ट। हम लैब टास्क की तरफ चलते हैं और मैं आपको थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए रिज्यूम करता हूँ, नो सच क्यूरीज। तो हम देख लेते हैं कि लैब टास्क में हमारे पास क्या है। लैब टास्क में हमारे पास पहला टास्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। राइट अ सी कोड टू इम्प्लीमेंट द इंसर्शन एंड डिलीशन इन स्टैक, द फिगर बिलो शोज हाउ a basic program that implements stack using arrays work। ठीक है, यू आर फ्री टू यूज योर ओन टेक्निक्स और लॉजिक, बट बेसिक आइडिया शुड बी सेम। ठीक है, ये फंक्शन ऑलरेडी जो आपका पार्शियल कोड था वो कंप्लीट करके हमने बना दिया। ये मेन्यू सॉर्ट ऑफ
आपने डिस्प्ले कराना है। और राइट सी कोड टू इम्प्लीमेंट टावर ऑफ एनआई, ये भी अभी आपको मैंने करके दिखा दिया टावर ऑफ एनआई कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये दोनों टास्क तो सिर्फ आपको ये वीडियो फॉलो करने हैं, ये सोल्यूशन आपका मिल जाएगा। नए टास्क हैं आपके पास होम टास्क, और होम टास्क में क्या है कि व्हाट वुड हैपन इफ वी ट्राई टू इंसर्ट एन आइटम एट द टॉप ऑफ द स्टैक व्हेन which is already full. What would happen if you try to delete an element? ये आपको सिर्फ थेरेटिकल आंसर देना है इसका, और आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। तो आपने खुद सोचना है कि अगर ये सिनेरियो आता है तो केस स्टडी में हमारे पास क्या होता है, तो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। टास्क 2 क्या है कि आप बुक होल्डर इन अ लाइब्रेरी कंटेन्स बुक इन वर्टिकल मैनर, ठीक है, वर्टिकल मैनर में बुक्स उसमें कंटेनर में है। One can add a new book to an existing stack of book only at its top and nowhere else. Similarly, a book cannot be removed from the middle of the stack, so one must remove all the books above to remove a book from desired place. ठीक है. Consider the following books are stored in the stack. Let us see C programming, algorithm and data structure and turbo C. ये books already stack में inserted है. Assume let us see at the bottom of stack and टर्बो सी एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, क्लियर कर दिया। टॉप है आपका 4 नंबर पे और बॉटम है आपका 1। तो अ स्टूडेंट वांट टू इश्यू लेटर सी फ्रॉम लाइब्रेरी। अब स्टूडेंट को लेटर सी रिक्वायर्ड है। राइट सी कोड टू फर्स्ट इंसर्ट ऑल अबव बुक्स इन द स्टैक एंड देन टू रिमूव द डिजायर्ड बुक फ्रॉम द स्टैक। तो यानी आपको 4 इंसर्शन के ऑपरेशन या पुश परफॉर्म करने हैं और उसके बाद पॉप कराना है सबसे पहले वाला एलिमेंट। तो आप समझदार है, डेफिनेटली आपको 4 ही पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। अच्छा, देखने वाली बात यहाँ पे यह है, यहाँ पे बुक्स के नाम लिखे हुए हैं और बुक्स के नाम मीन्स क्या है, स्ट्रिंग है। हमने जो अभी इंसर्शन या डिलीशन करी है उस कोड में हमने इंटीजर इंसर्ट या डिलीट किए। आपको इस एग्जांपल में क्या करना है, स्ट्रिंग इंसर्ट या डिलीट करने। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जांपल को आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और चेंजेस करनी पड़ेगी मेन फंक्शन में, और चेंजेस करनी पड़ेगी मेन फंक्शन में ताकि 4 मरतबा पुश और 4 मरतबा पॉप कर सकें, या चाहे तो जेनरिक रहने दें। लेकिन मेन चेंज क्या है कि इंटीजर एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट नहीं हो रहे बल्कि स्ट्रिंग इंसर्ट या डिलीट हो रहे हैं। तो आपकी मेन जो इसमें चेंजेस है वो ये है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी आपकी जो पहली एग्जांपल है उसको मॉडिफाई करके आप कर सकते हैं। बस आपको इंटीजर डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में यानी एरे ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। टास्क नंबर 3, इम्प्लीमेंट एक्रोमेन फंक्शन इन सी यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, ये एक फंक्शन गिवन है, इसको रिकर्जन से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ए ऑफ एम, और इसमें कंडीशन क्या गिवन है कि ए एम एन, यानी फंक्शन को 2 पैरामीटर पास किए जाते हैं एम और एन। अगर एम की वैल्यू 0 है तो जो चीज़ रिटर्न होगी वो एन प्लस 1 होगा। अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और एन 0 है तो उस केस में आप इसको रिकर्सिव कॉल करेंगे, यही फंक्शन कॉल हो जाता है एम माइनस 1 और 1 के रिस्पेक्ट से। और अगर कंडीशन है एम ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर 0 तो इसमें रिकर्सिव कॉल है ए ऑफ एम माइनस एन और ए ऑफ एम एन माइनस 1, यानी इस तरीके से फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये तीनों केसेस यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन के अंदर रिकर्सिव कॉल कब होगी और कैसे होगी, किस कंडीशन पे होगी। तो इस कंडीशंस को आपको कोड में कन्वर्ट करना है यूजिंग रिकर्जन। तो एक्रोमेन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग रिकर्जन, और कंडीशन यहाँ पे गिवन है। इन कंडीशन को यूज करते हैं आपको एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टावर फैना करा है। लेकिन इसमें 2 इनपुट आएंगे यूजर से, एम और एन की वैल्यू, और फिर आप एक्रोमेन फंक्शन को पास कर देंगे और बाकी काम करना है एक्रोमेन फंक्शन ने कि कब रिकर्सिव कॉल करेगा, कब बेस केस फॉलो होगा, कब पार्शियल कंट्रोल। लेकिन इसमें 3 ब्रांचेस हैं, ध्यान रहे। टावर ऑफ एनओए में सिर्फ 2 ब्रांचेस थी, इफ और एल्स। इसमें इफ एल्स सिफ और एल्स 3 ब्रांचेस आएंगी। तो इसको केयरफुली इंप्लीमेंट कीजिएगा, लेकिन सिंपल है, हो जाएगा, थोड़ा सा बस कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लैब। ये हैं आप लोगों के लैब टास्क जो कि सबमिट होगी नेक्स्ट वीक। तो अगर स्टिल किसी को कोई लैब से, आज की लैब से कोई क्यूरी हो तो यू आर वेलकम टू आस्क। जी class, any queries or shall I conclude the lab?
चलिए तो ठीक है फिर, लेट्स कंक्लूड टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।